कल्पना कीजिए कि एक रियल एस्टेट डेवलपर मुंबई से निकलकर एक एकदम नए शहर में जाता है, मतलब जहां उसका कोई खास पुराना इतिहास नहीं है। एक नया मार्केट। हाँ, वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और लॉन्च के कुछ ही समय के भीतर 8,109 करोड़ रुपए के घर बेच देता है। अरे वाह, 8,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और वो भी ऐसे बाजार में जहां पहले से ही कई दिग्गज स्थापित हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी का जो मुनाफा है उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों से लगभग 20% ज्यादा है। 20% का मार्जिन गैप, ये तो रियल एस्टेट में बहुत रेयर है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ ईंट, गारे या कंक्रीट की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे पास ओबेरॉय रियल्टी की लेटेस्ट ESG रिपोर्ट, केयर रेटिंग्स का वित्तीय विश्लेषण और उनके इसी बहुप्रतीक्षित गुरुग्राम प्रोजेक्ट 360 नॉर्थ के सेल्स डेटा का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। राइट। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक शहर तक सीमित रहने वाली कंपनी खुद को एक पैन इंडिया लग्जरी ब्रांड में बदल रही है और उनका ये मॉडल बाकी इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है। What is fascinating here is कि जब हम किसी रियल एस्टेट कंपनी का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उसकी बैलेंस शीट या स्क्वायर फुटेज और लोकेशन पर होता है। हाँ, अमूमन यही देखा जाता है। लेकिन ओबेरॉय रियलिटी की इस पूरी कहानी को और उनके इस 8,000 करोड़ के चौंकाने वाले आंकड़े को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उनके वित्तीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को एक साथ रखकर न देखें। मतलब फाइनेंस और एनवायरनमेंट दोनों को। बिल्कुल, ये दोनों चीजें अब उनके लिए अलग अलग नहीं रह गई हैं। ये बेसिकली एक ही रणनीति के दो पहलू हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि 8,000 करोड़ का रेवेन्यू और पर्यावरण, रियल एस्टेट की दुनिया में पर्यावरण की रक्षा का मतलब तो अक्सर यही होता है कि कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ रही है, जो मुनाफे को कम करता है। तीय, निर्मित, मानव, बौद्धिक, प्राकृतिक और सामाजिक एवं संबंध पूंजी शामिल हैं। अब सच कहूं तो ये सुनने में किसी महंगे कॉर्पोरेट ब्रोशर का PR गिमिक ज्यादा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। क्या वाकई रियल एस्टेट जैसी पारंपरिक इंडस्ट्री में इसका कोई ठोस मतलब है? मैं आपकी इस शंका को समझ सकती हूँ, क्योंकि अक्सर ESG रिपोर्ट्स को ग्रीन वॉशिंग या सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली, बस दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ओबेरॉय के लिए सिर्फ एक PR एक्सरसाइज नहीं है, ये सोचने का एक पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। वो कैसे? 6 कैपिटल्स का सीधा सा मतलब ये है कि वो खुद को सिर्फ इमारतें बनाने वाले ठेकेदार के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इन 6 अलग अलग संसाधनों के मैनेजर के रूप में देख रहे हैं। अच्छा। जब आप नेचुरल कैपिटल यानी प्राकृतिक पूंजी को अपनी वित्तीय बैलेंस शीट का हिस्सा मान लेते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आपके लिए एक सीधा वित्तीय नुकसान बन जाता है। मुझे अभी भी ये थोड़ा किताबी लग रहा है। चलिए इसे असल आंकड़ों से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2040 तक अपने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो। और वित्त वर्ष 23-24 में उनके उत्सर्जन में 12.41% की कमी भी आई है। थोड़ा रुककर इसे साफ करते हैं। ये स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशन आम भाषा में क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। स्कोप 1 एमिशन का मतलब है वो प्रदूषण जो सीधे तौर पर कंपनी के अपने ऑपरेशन से होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर चलने वाले डीजल जनरेटर्स। एमिशन वो प्रदूषण है जो उस बिजली को बनाने में हुआ है जिसे कंपनी खरीद कर इस्तेमाल कर रही है। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि इन्हें कम करने से बिल्डर का क्या फायदा। देखिए, ओबेरॉय रियलिटी ग्रीन डैश नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन डैश? हाँ, और ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सालाना 10 लाख से अधिक डेटा पॉइंट्स कैप्चर करता है, जो रियल टाइम में साइट की ऊर्जा, पानी और कचरे के उपयोग को ट्रैक करते हैं। मतलब उन्हें हर वक्त पता होता है कि किस साइट पर कितनी बिजली या पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, और इसी डेटा का नतीजा है रिपोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा। प्रति रुपया टर्नओवर पर उनका एमिशन इंटेंसिटी मात्र 0.0000001 है। वेट, इतना कम? हाँ, अब इसके वित्तीय पहलू को समझिए। दुनिया भर में सरकारें कार्बन टैक्स और पर्यावरण से जुड़े सख्त नियम ला रहे हैं। राइट, कंप्लायंस बढ़ता जा रहा है। भविष्य में जो बिल्डर आज संसाधन कुशल या रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है, उन्हें अपनी इस बर्बादी के लिए भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ओबेरॉय रियलिटी आज ही ग्रीन तकनीक में निवेश करके अपने भविष्य के लॉन्ग टर्म रिस्क को कम कर रही है। मेक सेंस। तो यह सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है,
बल्कि भविष्य के टैक्स के झटके से खुद को बचाने की तैयारी है। एक फाइनेंशियल हेज है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है 2030 तक उनका वाटर पॉजिटिव बनने का लक्ष्य। हाँ, वाटर पॉजिटिव, ये बहुत क्रिटिकल है। उनके हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स ने भी 2025 तक पानी के इस्तेमाल को 15% तक कम करने का संकल्प लिया है। हाँ। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये ऐसा नहीं है कि इमारतें बस जमीन से पानी सोख रही हैं। राइट। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम या एक एफिशिएंसी इंजन की तरह बन रहा है। सेंसर वाले नल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को रिसाइकल करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। यानी जितना पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा वो बचा रहे हैं या वापस धरती में भेज रहे हैं, लाइक अ रिवर्स स्पंज। और ये बात मुंबई जैसे शहर में बहुत मायने रखती है, जहाँ पानी की आपूर्ति वैसे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑब्वियसली जब आप अपने प्रोजेक्ट को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बना लेते हैं तो आप नगर निगम की पानी की कटौती या बढ़ती कीमतों के जोखिम से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी या लागत बचाने की बात आप कर रहे हैं वो सीधे तौर पर उनके मुनाफे के आंकड़ों में छलक रही है। बिल्कुल छलक रही है। जब हम उनके वित्तीय वर्ष 26 के मार्जिन को देखते हैं तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के सामान्य गणित को पूरी तरह से झुठला देता है। अगर आप वित्तीय वर्ष 26 की चौथी तिमाही के उनके EBITDA मार्जिन को देखें तो ये 54.88% रहा है। बाप रे। और वित्तीय वर्ष 26 का उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,507 करोड़ रुपए था। मैं इस 54% EBITDA मार्जिन पे रुकना चाहूंगा। EBITDA मतलब टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का शुद्ध ऑपरेशनल मुनाफा। राइट। अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट में रखें तो रियल एस्टेट की एक और बहुत बड़ी कंपनी मैक्रोटेक का मार्जिन आमतौर पर 33% के आसपास रहता है। ओबेरॉय उनसे लगभग 20% अंक ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। रियल एस्टेट में जहां सीमेंट, स्टील और लेबर की लागत सबके लिए लगभग बराबर होती है, वहां कोई कंपनी इतना बड़ा मार्जिन कैसे निकाल सकती है? इसके पीछे विकास ओबेरॉय का एक बहुत ही खास मॉडल है जिसे हम जस्ट इन टाइम भूमि अधिग्रहण कह सकते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग या कार बनाने में तो सुना है, पर रियल एस्टेट में ये कैसे काम करता है? देखिए, भारत में ज्यादातर बड़े बिल्डर्स लैंड बैंक मॉडल पर काम करते हैं। वे देश भर में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर रख लेते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में वहाँ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। राइट। एक तरह से जमीन जमा करते हैं। लेकिन जमीन खरीदने के लिए उन्हें बैंकों से बाहरी कर्ज लेना पड़ता है। अब जमीन तो पड़ी हुई है, उस पर कोई कमाई नहीं हो रही, लेकिन उस कर्ज का ब्याज मीटर की तरह हर महीने चालू रहता है। और वो ब्याज उनके मुनाफे को खा जाता है। एग्जैक्टली। इसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, जो उनके मार्जिन को धीरे धीरे कम कर देती है। इसके ठीक उलट ओबेरॉय रियल्टी बहुत कम जमीन जमा करके रखती है। अच्छा। वे जमीन तभी खरीदते हैं जब उन्हें किसी बहुत अच्छी डील का पता चलता है या उन्हें तुरंत कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है। यानी वे जमीन का कोई डेड स्टॉक नहीं रखते, जो खरीदा उस पे तुरंत काम शुरू। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा फायदा उनके बैलेंस शीट पर दिखता है। केयर रेटिंग्स ने इसी वजह से इन्हें AA+ स्टेबल की शानदार रेटिंग दी है। AA+। और उनका गियरिंग रेशियो मात्र 0.16 गुना है। मतलब अगर इसे आम निवेशक की भाषा में कहें तो कंपनी के अपने लगाए हुए हर 1 रुपए पर बैंक का कर्ज सिर्फ 16 पैसे है। बिल्कुल। रियल एस्टेट जैसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में जहां कंपनियां अक्सर कर्ज के बोझ तले दबी रहती हैं, ये 16 पैसे का कर्ज लगभग ना के बराबर है। राइट। उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उनके पास ब्याज चुकाने का कोई भारी दबाव नहीं होता, जिससे उनका मुनाफा सीधे उनके पास आता है। वे एक बिल्डर कम और एक मार्जिन ऑप्टिमाइजर ज्यादा है। मुझे यहाँ एक बहुत कड़ा सवाल पूछना है। पूछिए। क्या ये शानदार मार्जिन सच में उनकी कुशलता का नतीजा है, या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे एक सुरक्षित खेल खेल रहे थे? सुरक्षित खेल मतलब? मेरा मतलब है ओबेरॉय रियल्टी अब तक मुख्य रूप से मुंबई के लग्जरी बाजार तक सीमित थी, जैसे वर्ली, बोरीवली, गोरेगांव। मुंबई में जमीन की वैसे ही कमी है और लग्जरी घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये तो है। तो क्या वे सिर्फ एक बेहद अमीर तालाब की बड़ी मछली नहीं बन गए थे, जहां ऊंचे मार्जिन मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। और मजे की बात ये है कि केयर रेटिंग्स के विश्लेषकों ने भी अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल यही चिंता जाहिर की थी। अच्छा, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया था? हाँ, उन्होंने इसे एक तकनीकी नाम दिया, ज्योग्राफिकल रिस्क, यानी अपना सारा बिजनेस एक ही शहर की टोकरी में डाल देना। मतलब सारा रेवेन्यू सिर्फ MMR क्षेत्र यानी मुंबई पर निर्भर होना। हाँ,
उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका सबसे बड़ा जोखिम बन सकती थी। अगर मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में नियम बदल जाएं, नई पॉलिसियां आ जाएं या किसी कारण से वहां लग्जरी घरों की मांग अचानक गिर जाए तो ओबेरॉय रियल्टी का पूरा रेवेन्यू एक झटके में खतरे में पड़ सकता है। एग्जैक्टली अगर आप के रहजा कॉर्प जैसी अन्य कंपनियों को देखें तो वे पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे अलग-अलग शहरों में निवेश करके अपने इस जोखिम को फैलाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। बाजार का हमेशा से यही सवाल था कि क्या ओबेरॉय रियल्टी मुंबई के अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर भी ये सफलता दोहरा सकती है। और मुझे लगता है कि इसी जियोग्राफिकल रिस्क को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कंपनी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम उठाया। बिल्कुल। उन्होंने मुंबई से बाहर कदम रखा और वो भी सीधे दिल्ली एनसीआर के बाजार में। और ये कदम कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था, ये उनका बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट था 360 नॉर्थ, जो गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 58 में लॉन्च हुआ। और यहीं पर वो आंकड़ा आता है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लॉन्च के कुछ ही समय के भीतर इस प्रोजेक्ट ने 8,109 करोड़ रुपए की बुकिंग हासिल की। अनबिलीवेबल नंबर। रेरा कॉर्पोरेट एरिया के तहत उन्होंने लगभग 13.52 लाख वर्ग फुट की बिक्री की। और ध्यान रहे, ये कोई अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन घरों की शुरुआती कीमत ही 18 करोड़ रुपए से शुरू होती है। मैं इस 8,000 करोड़ के आंकड़े को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीआर का बाजार तो वैसे भी डीएलएफ जैसी स्थापित और पुरानी कंपनियों का गढ़ माना जाता है। राइट। वहाँ बाहर से आकर कोई कंपनी इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकती है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर गुरुग्राम के खरीदारों ने एक नई कंपनी पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला? वही तो। इसका जवाब सिर्फ लग्जरी की मांग में नहीं, बल्कि डेवलपर की विश्वसनीयता में छिपा है। एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार का एक बहुत ही कड़वा सच रहा है प्रोजेक्ट्स का अटकना। हो बिल्कुल। निवेशकों ने अतीत में बिल्डर्स को पैसा दिया है, लेकिन सालों तक उन्हें अपने घरों का पोजीशन नहीं मिला। हाँ, नोएडा और गुरुग्राम में तो आधी अधूरी इमारतों के कई भूतिया ढांचे आज भी खड़े हैं, गोस्ट स्ट्रक्चर्स। इसी डर के बीच जब ओबेरॉय रियल्टी जैसी कंपनी आती है, जिसका मुंबई में समय पर और बेहतरीन क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन देने का एक बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड है, तो निवेशक उसे हाथों हाथ लेते हैं। मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर काम आ गया। बिल्कुल। जब उनके इस प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूवल मिला तो इसने खरीदारों के भरोसे को कई गुना बढ़ा दिया। ये 8,000 करोड़ रुपए की बुकिंग इस बात का सबूत है कि आज के समय में लग्जरी होम बायर्स सिर्फ लोकेशन या मार्बल फ्लोरिंग के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? वे मन की शांति और डेवलपर की साख के लिए, ब्रांड इक्विटी के लिए एक भारी प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा असर उनके उस 54% मार्जिन पर क्या पड़ेगा? क्योंकि अक्सर जब कंपनियां नए मार्केट्स में जाती हैं तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए वे अपने दाम कम कर देती हैं, डिस्काउंट्स देती हैं। यही उनकी रणनीति की खूबी है। उन्होंने मास मार्केट या सस्ते घरों के सेगमेंट में उतरने की गलती नहीं की। राइट। 18 करोड़ की शुरुआती कीमत रखकर उन्होंने साफ कर दिया कि वे गुरुग्राम में भी उसी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहे, जो उन्हें मुंबई में भारी मार्जिन देता है। मेक सेंस। इस एक कदम से उन्होंने अपना ज्योग्राफिकल रिस्क भी कम कर लिया और अपनी हाई मार्जिन प्रोफाइल को भी सुरक्षित रखा। वे अब एक मुंबई सेंट्रिक बिल्डर से एक पैन इंडिया लग्जरी पावर हाउस बन चुके हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन हियर इज द कैच, वे इस प्रोजेक्ट को बेच कैसे रहे हैं, ये उनके मुनाफे का असली मास्टर स्ट्रोक है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रियल एस्टेट में अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, बिल्डर की कोशिश होती है कि वो पहले ही दिन पूरी इन्वेंट्री बेच दे। अखबारों में सोल्ड आउट के बड़े-बड़े विज्ञापन छापते हैं। हाँ, एक हाइप बनाने के लिए। लेकिन ओबेरॉय रियल्टी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। वे अपनी पूरी इन्वेंट्री को लॉन्च के वक्त एक साथ नहीं बेच रहे हैं। आप उनकी सस्टेनेंस सेल्स रणनीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विकास ओबेरॉय का स्पष्ट मानना है कि अगर वे सब कुछ तुरंत बेच देंगे तो वे टेबल पर बहुत सारा पैसा छोड़ देंगे, लीविंग मनी ऑन द टेबल। मुझे सस्टेनेंस मॉडल को समझने के लिए एक एनालॉजी याद आती है। एक एग्जांपल दूं? श्योर, बताइए। मान लीजिए किसी बहुत बड़े डायरेक्टर की कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर स्टूडियोज फिल्म को पहले ही दिन किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाल दे तो शायद हर कोई इसे देख लेगा, पैसा भी तुरंत आ जाएगा। राइट। लेकिन मुनाफा उतना नहीं होगा। इसके बजाय होशियार स्टूडियो क्या करता है, वो उस फिल्म को पहले चुनिंदा प्रीमियम थिएटर्स में रिलीज करता है। लिमिटेड रिलीज। जैसे जैसे फिल्म की हाइप बढ़ती है, रिव्यू अच्छे आते हैं, वे टिकट की कीमत और स्क्रीन बढ़ाते जाते हैं। ओबेरॉय रियल्टी भी एक साथ सारा कैश लेने के बजाय अपने मुनाफे को लंबे समय तक खींच रही है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये एनालॉजी वित्तीय स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है।
जब आप पहले ही दिन सारा प्रोजेक्ट बेच देते हैं तो आप आज की कीमत पर सारा मुनाफा बुक कर लेते हैं। राइट। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बनने में 4 से 5 साल लगते हैं। हाँ, वो ओवरनाइट तो बनेगा नहीं। इन 5 सालों में जैसे जैसे इमारत का ढांचा खड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है, उस प्रॉपर्टी की कीमत प्राकृतिक रूप से बढ़ती है, प्राइस एप्रिसिएशन होता है। मतलब वे भविष्य में बढ़ने वाली कीमतों का फायदा खुद उठाना चाहते हैं, ना कि पहले दिन खरीदने वाले निवेशकों को देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। धीरे धीरे और चरणों में अलग अलग फेजेस में इन्वेंट्री बेचकर कंपनी ये सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण के दौरान होने वाली मूल्य वृद्धि का सीधा फायदा कंपनी की अपनी बैलेंस शीट को मिले। बहुत स्मार्ट मूव है। इसके अलावा लग्जरी बाजार का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है, एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी। हाँ, अगर कोई लग्जरी चीज बाजार में बहुत आसानी से मिल जाए तो वो लग्जरी नहीं रह जाती। पॉइंट। बाजार में हमेशा एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी या सीमित सप्लाई बनाए रखकर वे अपने ब्रांड की प्रीमियम वैल्यू को भी मेंटेन कर रहे हैं। मुंबई में ये रणनीति उनके लिए बेहद सफल रही है और अब गुरुग्राम में भी वे इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। ये सच में एक गेम चेंजर रणनीति है। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ओबेरॉय रियलिटी सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं खड़ी कर रही है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले 6 कैपिटल्स और अपने ESG विजन जैसे नेट जीरो और वाटर पॉजिटिव के जरिए खुद को भविष्य के पर्यावरणीय टैक्स और ऑपरेशनल लागतों से सुरक्षित किया। और उसी वित्तीय अनुशासन, ना के बराबर कर्ज और जस्ट इन टाइम भूमि अधिग्रहण के कारण उन्होंने एक ऐसा एफिशिएंसी इंजन तैयार किया जिसने उन्हें 54% से ज्यादा का भारी भरकम एबिटा मार्जिन दिया। और अंततः विश्लेषकों की सबसे बड़ी चिंता कि वे सिर्फ मुंबई तक सीमित हैं को तोड़ते हुए उन्होंने गुरुग्राम में 8,000 करोड़ रुपए की एंट्री के साथ खुद को साबित किया। अपनी इस सस्टेनेंस रणनीति से वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका ये मुनाफा आने वाले कई सालों तक लगातार बना रहे। यह सब निस्संदेह बहुत प्रभावशाली है और एक बेहतरीन केस स्टडी है। लेकिन जाते जाते हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करना चाहिए, जो इस पूरी सफलता की कहानी का दूसरा पहलू है। वो क्या? आज हमने देखा कि उनका जस्ट इन टाइम भूमि अधिग्रहण और सस्टेनेंस सेल्स मॉडल कमाल कर रहा है। यह रणनीति तब बहुत शानदार काम करती है जब बाजार में तेजी हो, मतलब बुल रन चल रहा हो और घरों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हों। राइट, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन जरा सोचिए, अर्थव्यवस्था तो साइक्लिकल होती है। अगर कल को किसी बड़े आर्थिक झटके या ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी के कारण लग्जरी घरों की मांग अचानक गिर जाए, अगर लोगों के पास 18-20 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए ना हो, तब तो उनकी ये इन्वेंट्री रोककर रखने की रणनीति पूरी तरह से उल्टी पड़ सकती है। बिल्कुल। तब ये सस्टेनेंस मॉडल उनके लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय जाल बन सकता है। अगर खरीदार बाजार से गायब हो गए और कंपनी के पास अनबिकी प्रीमियम इन्वेंट्री का अंबार लग गया, तो जो मॉडल आज उनके मुनाफे को बढ़ा रहा है, वही मॉडल उनके लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अब जब वे मुंबई और गुरुग्राम जैसे दोनों बड़े, महंगे और बेहद संवेदनशील मार्केट्स को एक साथ साध रहे हैं, तो क्या इन्वेंट्री रोककर रखने की ये रणनीति उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर सच में यही भारतीय रियल एस्टेट का भविष्य है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। रियल एस्टेट का वो सीधा साधा गणित, एक जमीन खरीदना और उसे बेचना, अब बिल्कुल भी साधारण नहीं रहा। एकदम सही। ये वित्तीय रणनीतियों, पर्यावरणीय हेजिंग और मार्केट साइकोलॉजी का एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प खेल बन चुका है, जिसे ओबेरॉय रियल्टी फिलहाल तो बहुत ही महारत के साथ खेल रही है। ये देखने लायक होगा कि भविष्य में ये कैसे अनफोल्ड होता है।